नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज अटेंशन में बात देश की सुरक्षा, देश की नागरिकता और वोटर लिस्ट के मचे उस भूकंप की है जिसने देश की सियासत को हिला कर रख दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। देश के सबसे बड़ी अदालत ने साफ कह दिया है कि SIR यानी स्टेट इंक्वायरी रजिस्टर पूरी तरह वैध है, अवैध नहीं। अदालत ने चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी है कि वो शर्तों के साथ नागरिकता की जांच कर सकता है। और आंकड़े देखिए, चौंकाने वाले नहीं, डराने वाले हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इस SIR के जरिए अब तक 7 करोड़ 41 लाख फर्जी नाम काटे जा चुके हैं। 7.41 करोड़ यानी कई छोटे देशों की आबादी के बराबर फर्जी वोटर और संदिग्ध लोग हमारी लिस्ट में बैठे थे। अब सवाल यह है कि जब देश की अदालत ने इसे सही माना है तो राजनीतिक गलियारों में नेताओं के पेट में दर्द क्यों है? क्या देश की वोटर लिस्ट को साफ करना गुनाह है? आज अटेंशन में हम इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। SIR पर सुप्रीम आदेश, कांग्रेस के आरोपों पर सियासी कलेश। चुनाव आयोग को पानी पी पी कर कोसने वाली कांग्रेस और विपक्षी दलों को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस SIR को विपक्ष लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा था, उसी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने वैध और संवैधानिक करार दे दिया है। अदालत ने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों के दायरे में रहकर काम किया है और वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। यानी जिस मुद्दे पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, अब उसी पर अदालत की मोहर लग गई। लेकिन SIR को लेकर कांग्रेस का नजरिया अब भी बदला नहीं है। SIR को लेकर परेशानी नहीं है, परेशानी SIR की प्रक्रिया को लेकर के। चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग को अधिकार है SIR का। इसका मतलब ये तो नहीं कि अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर दे और कांग्रेस इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई का विरोध करेगी। असम में क्या हुआ? कहीं 6 लाख वोटर है, कहीं 13 लाख वोटर है, कहीं 20 लाख वोटर है। इस तरीके का SIR होता है क्या? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि SIR कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को ये अधिकार कानून से मिला हुआ है। अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए नामों की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाए। इधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हर चुनाव से पहले संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति करता है और अब अदालत के फैसले ने उसका पूरा नैरेटिव ही कमजोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का SIR पर जो निर्णय आया है, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के समस्त साथियों पर तमाचा है। जो SIR और चुनाव आयोग का विशेषाधिकार रहा, उन्होंने किया और वही बात को प्रमाणित करता है। दरअसल कांग्रेस ही और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वह अब कोई बेनिफिट नहीं उठा पाता है, इसलिए इनको भयाक्रांत हो रहे हैं। कुल मिलाकर SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षी दलों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, अब उसी प्रक्रिया को अदालत ने सही ठहरा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा या फिर हार और चुनावी चुनौतियों के बीच संस्थाओं पर सवाल उठाने की राजनीति आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय सुना दिया है कि SIR को जो हल्ला मचा था वो प्रक्रिया पूरी तरह सही थी और संविधान ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया है कि वो SIR की जैसी प्रक्रिया करे, क्योंकि चुनाव के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। अब इसको क्या कैसे देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस अब भी सवाल उठा रही है, वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया गलत है। अब अगर गलत है तो फिर सही प्रक्रिया कांग्रेस बता दे, कोर्ट में उनके वकीलों की लंबी फौज है कि भैया चुनाव आयोग ऐसे नहीं ऐसे काम करे। देखिए मनोज जी, जो कांग्रेस नैरेटिव सेट करना चाहती थी वो पंचर हो गया। देखिए, चुनावी प्रक्रिया पर और जो चुनाव आयोग ने किया है वो कानून के दायरे में किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसको ये अधिकार है कि वो इस तरह से जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण कर सकता है।
नागरिकता को लेकर उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी कहा है कि यदि उनको कुछ डाउट है तो वो केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। नागरिकता तय तो की नहीं है चुनाव आयोग ने, और ना उनको अधिकार है। ना उनको अधिकार है। तो बात वहीं आ गई ना कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा था, जो याचिका योगेंद्र यादव ने और विपक्ष ने दायर की थी, उनमें आरोप ये था कि नागरिकता तय कर रहा है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर रहा और है। एक आधार को लेके आधार कार्ड वो जुड़ गया था सुप्रीम और कोर्ट के आदेश उसको के सुप्रीम बाद। कोर्ट ने एसआईआर के बीच में ही कह दिया था, उसको मान्य कर दिया था। तो 11 डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई एक आपके पास है तो आपकी। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया था कि यदि जो आप दलीलें दे रहे हैं यदि ऐसा होगा तो वो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे, लेकिन सबूत पेश नहीं कर पाए। जब कपिल सिब्बल से कहा गया कि साहब, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मृत लोग साबित कर दिया गया, जिंदा लोगों को मृत, तो उन्होंने कहा कि भाई आंकड़े दे दीजिए आपके पास हो, तो बोले मेरे पास कोई डेटा नहीं है। तो जब आप हवाई आरोप लगा रहे थे ना, आपने तथ्य आपके पास थे नहीं। यदि जो जिन लोगों को सूची से हटाया है उसमें कोई एक कारण नहीं था, जो एक कारण लेकर आप आगे बढ़ रहे थे कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो जैसे हमने देखा था ना कि चुनाव के दौरान उन्होंने मोदी जी की माता जी का आई वीडियो बना दिया था, जो मोदी जी को निर्देश दे रही है, ऐसी कोई मृत आत्मा सिब्बल जी के सपने में आई होगी, वो कहा होगा साहब मेरा नाम कट गया। एक मामला आया था जिसको बाद में जोड़ दिया था, बिहार में एक व्यक्ति खुद खड़ा हुआ था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि मैं साहब जिंदा हूं। तो हो जाता है, कई बार हमने देखा है कि रिश्तेदार यदि जमीन जायदाद हड़पने के लिए ऐसे कई सारे मामले हमने देखा है। मध्य प्रदेश से देखे दूसरे राज्यों में आपको एक संगठन मीडिया के सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश में तो एक संगठन बना था इसी प्रकार के लोग कि फर्जीवाड़े के शिकार हुए। फर्जीवाड़े से उसको मृत साबित कर दिया। तो चुनाव आयोग के सामने किसी ने दस्तावेज दिए कि साहब ये मृत है, तो उन्होंने मान्य कर लिया, उसका नाम डिलीट कर दिया। लेकिन इनकी संख्या कोई ऐसी नहीं है कि हजारों की संख्या में हो। हाँ, या जो पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकते हो। देखिए, चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की है सिर्फ उसमें इसी आधार पर नहीं हटाया है कि आप सब दूसरे देश से आए हैं, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है। उसमें हटने के बहुत सारे कारण थे मनोज जी, लेकिन आप एक आंकड़े पे हल्ला मचा रहे थे। हटने के क्या कारण थे? जो मृत हो गए उनको हटा दिया, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, पलायन हो गया और दूसरी जगह उनका नाम जुड़ गया, उनको हटा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं। जो कई डुप्लीकेट हैं कि जो एक जगह, मतलब कोई का मूल निवास कहीं और पे और वो रहता कहीं है। मान उदाहरण के तौर पे मैं अपना देता हूं, साहब मूल निवास मेरा गांव पे पहले एक समय जुड़ा था, 2003 में हट गया। ये चुनाव प्रक्रिया के तहत ही हटा। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम थे जो दो दो जगह जुड़े थे, डुप्लीकेट नाम थे, तो चुनाव आयोग ने हटा दिया। मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूं तो एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरी विधानसभा क्षेत्र में नाम जुड़ जाता है। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन आप एक पूरा आंकड़ा दोगे कि साहब इतने लोग गायब हो गए। हम देखते हैं एसआईआर में भी जब विधानसभा वार उसका आकलन किया जाता है, देखा जाता है, तो कहा जाता है इतने विधानसभा से 10,000 हट गए, 5,000 यहाँ से कम हो गए, यहाँ 10,000 बढ़ गए। तो भाई वो यदि पुराने शहर में रहता है, उसने नए शहर में मकान बना लिया, तो नए शहर में रह रहा है वो, तो उसका नाम वहां जुड़ जाएगा। तो ऐसा शहर के अंदर भी पलायन होता है और इसके साथ साथ गांव से शहर में पलायन होता है, शहर से दूसरे शहर में पलायन होता है। तो ये इन वजहों से मतदाताओं की संख्या घटती बढ़ती रहती है, दिवंगत हो जाते हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। तो आप उनको आंकड़ा एक पूरा सुप्रीम कोर्ट में रखोगे लेकिन तथ्य नहीं दे पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी। आप उसके बाद से प्रशांत भूषण को सुन लीजिए, आप योगेंद्र यादव को सुन लीजिए, आप कांग्रेस के तमाम नेताओं को सुन लीजिए। अब उनको सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है कि ऐसी उम्मीद नहीं थी। मतलब वो जो उम्मीद पाल रहे थे उस हिसाब से उनको फैसला आना चाहिए था। उनको फैसला ऐसा आना चाहिए था कि साहब प्रक्रिया पूरी खराब थी और जितने चुनाव हुए उनको रद्द कर देना चाहिए, ऐसा फैसला चाहते थे क्या वो? तो ये तो आपके मुताबिक फैसला आए तो आप उसको सम्मान दें कि हाँ हमें कोर्ट पर भरोसा था, और आपके विपरीत आ जाए तो आप कहें कि साहब नहीं ये तो ऐसा आना ही नहीं चाहिए था, ये तो गलत है, पक्षपात हुआ। तो इसको कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो एक संवैधानिक संस्था, हाँ संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाकर वो जनता के मन में जो उनके पीछे खड़े हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये संस्थाएं अब कहीं नहीं, तो अराजकता नहीं आ जाएगी, लोग अदालत पे भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर लठ लेके खुद लेंगे कि इंसाफ हमें खुद लेना चाहिए क्योंकि अदालत में तो मिलना नहीं। लेकिन खिलावन जी, अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले जैसे भोपाल में युद्ध की परिस्थितियों की एक मॉक ड्रिल हुई है, पुलिस भी करती रहती है इस तरह की मॉक ड्रिल। हम विधानसभा चलता है तो एक शेडो मंत्रिमंडल विपक्ष बना देता है कई बार कि ये फलाने मंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। तो एक आध एक दिन कोई सुप्रीम कोर्ट खुद ही का बना ले वो कि ये मेरी जब पसंद का जज साहब हैं और ये वकील हमें, ये क्लाइंट है हमारा, और ये साहब ये फैसला आपको पढ़ के सुनाना, इसको हम मानेंगे। जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला हम नहीं मानेंगे। और इसमें तो थोड़ा सा जोड़ देता हूँ ना, जैसे हम नक्सलियों को देखते थे वो खुद अदालत लगाते थे, अपनी जन अदालत लगाते थे, जन अदालत। हमने डकैतों को देखा वो अपनी अदालत लगाते थे, उनको कानून पे भरोसा नहीं। तो भैंसी परिस्थिति में है क्या कांग्रेस? हाँ, जन अदालत तो लगा सकती है, कांग्रेस लगा सकती है, तो उसको जन सुप्रीम कोर्ट लगा लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा संवैधानिक संस्थान है, न्यायिक प्रक्रिया को पालन करने वाला सबसे बड़ी संस्था है। मुझे लगता है कि इसकी अवमानना भी हो सकती है।
बहरहाल यदि हम और तो उससे डरता कौन है? 10 महीने सुनवाई हुई है, 10 महीने। ऐसा भी नहीं कि 10 दिन में आपने कोई एक टेम्परेरी एक आपने ऑर्डर पास कर दिया हो। देखिए, बिहार चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और बाद में फिर अन्य प्रांतों में भी उनको एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, लगभग 9 प्रांतों में। और फैसला भी बिहार चुनाव एसआईआर को लेकर ही आया है। अब तो पूरा देश में एसआईआर जहां जहां बिल्कुल, 10 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी वाले जो हैं जगह वहां हुई, 13 जगह हुई, बाकी जगह के लिए आदेश हो गए हैं। लेकिन मनोज जी, मूल बात यही है कि जो बिहार चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के नेताओं के द्वारा और कुछ मतदाताओं के द्वारा और एनजीओ के द्वारा जो सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करके, उसमें अब पूरी तरह से सुनवाई हो गई और उसी आदेश को पूरे देश के लिए आदेश माना कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसी ने जो एसआईआर का काम किया है, एसआईआर करने का उसका अधिकार है, उसको जो है एसआईआर के अधिकार को बरकरार रखा है, एसआईआर करने के अधिकार को। कई उसमें 2-3 बातें और महत्वपूर्ण कही है। जो इसी द्वारा किए गए उपाय वैधानिक है, मतलब जो भी एसआईआर के लिए उपाय किए गए हैं वो सब वैधानिक है, ये भी कहा गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा का उल्लंघन नहीं करती एसआईआर, यह भी कहा गया है। जबकि सवाल उठाया गया था, हेयरिंग में सवाल बार बार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा यह उठाया जा रहा था। आपको याद होगा 11 दस्तावेज को वैध माने गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही 12वां दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को शामिल किया। आज उस बात का भी उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया है और यह भी कहा गया है कि यह धारा 21(3) के कानूनी सीमाओं के भीतर है। उन कानूनी सीमाओं के बाहर जाकर कोई भी काम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इसी ने इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है, ये भी कहा गया है। नागरिकता को लेकर के आप लोगों ने चर्चा की थी। नागरिकता स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची से नाम काटना भारत की नागरिकता को समाप्त करना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है ना कि आधार कार्ड हो या आपका वोटर आईडी हो, ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र भी नहीं है। एक बात और है कि संविधान की धारा 324 के अनुच्छेद का पूरी तरह से उसमें वर्णित शब्दों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उसको बाधित करने की कोई बात नहीं है। इस तरह से एसआईआर प्रक्रिया में इसी को पूरी तरह से मुझे लगता है संरक्षित करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने किया है। सूर्यकांत जी के और बागची जी की दोनों की ड्यूल बेंच है, उसमें ये निर्णय आया है। मुझे लगता है कि देखिए, सवाल तो बहुत उठ रहे हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा, जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनके द्वारा, याचिकाकर्ताओं के द्वारा, कुछ एनजीओ के द्वारा सवाल इस आदेश पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सवाल जो है वो बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं रह गया है। सवाल पर सवाल उठाने की प्रक्रिया लोकतंत्र में होती है, लेकिन मुझे लगता है विशुद्ध लोकतंत्र के लिए इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध रखना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और ये काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। यदि आदमी मर गया है, यदि आदमी विदेश चला गया है, यदि कहीं दोहराव हो रहा है, इन सब का निराकरण करने का अधिकार इसी को है। और इसके लिए हर चुनाव के पहले तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही है, लेकिन विशेष पुनरीक्षण का अधिकार जब करना चाहे चुनाव अधिकार कर सकती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि ये इसलिए भी उठता है ना जो लगातार खिलावन, हम देखते हैं कि देश की आबादी 140 करोड़ है और आधार की संख्या 160 करोड़ हो गई है। क्योंकि जो मर गए वो बड़ी संख्या में उनके आधार प्रचलन में एक एक्शन वो भी होना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, मान भी लिए जाए कि विपक्ष की आपत्तियां सब कुछ है और सबसे बड़ा मुद्दा था कि घुसपैठियों को इसमें से हटाना था। बाकी तो अब विपक्ष से ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश का और वहाँ सब कुछ मतदाता सूची पहले सही थी, तो वो लोग कौन है जिनकी भीड़ बांग्लादेश बॉर्डर पर लगी हुई है कि बांग्लादेश उनको अपने घर जाना है?
वो कोई भारत का आदमी तो होगा नहीं कि भैया बीजेपी की सरकार आ गई है तो मैं पश्चिम बंगाल छोड़ के बांग्लादेश चला जाऊंगा, वहाँ का लोकतंत्र बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर जब वो पूछते थे, ये कहते थे कि बता दिए कितने घुसपैठिए निकले, तो चुनाव आयोग घुसपैठिए ढूंढ तो रहा नहीं था जो वो बताता इतने घुसपैठिए बिल्कुल। और जो सरकार का काम भी नहीं था, चुनाव आयोग की प्रक्रिया थी, चुनाव आयोग ने पूरी कर ली। उसने जितने वोटर लिस्ट में ना जिनके पास प्रमाण थे उनको ले लिया। और कोर्ट ने ये भी कहा है ना मनोज जी, कि यदि उनका नाम नहीं है तो उनकी नागरिकता नहीं है ना, वो आज भी अपने नाम जुड़वा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो आज भी उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। लेकिन भगदड़ क्यों मची है, यह पूछा जाना चाहिए भाई कि आप पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पे इतनी कतारें क्यों लगी हैं, आपको शेल्टर होम क्यों बनाना पड़ रहा है, इतनी गर्मी में 3-3 दिन लोग वहाँ बैठे हुए हैं भैया बांग्लादेश जाने जाना के है। लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो आए ही होंगे ना, वो घुसपैठिए होंगे। तो अब जो घुसपैठिए तो थे जो निकाला जा रहा है, जिनसे वहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गई है, और उससे जो स्थानीय लोगों का जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को वंचित हो रहे थे, उनको रोजगार से लेकर तमाम तरह की समस्याएं हो गई थी। आप तो देखिए कि यदि वो खुद ही जा रहे हैं तो या तो वो जहाँ खड़े रहते कि भाई नहीं हम तो यहीं के नागरिक हैं, दस्तावेज पेश करते, लेकिन वो आए थे ही ना, घुसपैठिए ही थे ना। तो भले ही वो निकले हों, कितने निकलेंगे कितने जाएंगे ये अलग बात है, बाकी के लोगों को प्रमाण देना ही पड़ेगा अपना। बिल्कुल। तो एक तरह से ये हम कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है लगातार कि घुसपैठिए नहीं है, एक भी निकला क्या बिहार में, बता दीजिए। तो अब वो समय आ गया है, बिहार में भी आपको कतार लगती दिखेगी, असम में भी वो कतार लगती दिखेगी, पश्चिम बंगाल में तो शुरुआत हो ही गई है, वहाँ तो बाकायदा पूरे जिलों में भी वो बनाए जा रहे हैं शेल्टर होम। और नागरिकता के आधार पर यदि घुसपैठिए हैं तो वो तो शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि आप जाना चाहते हो तो आप चले जाइए, नहीं तो हमारा बांग्लादेश सरकार ने स्वीकार कर लिया कि अगर कोई ऐसा घुसपैठी है और आपके पास उनके पास हमारे पास दस्तावेज आपके पास प्रमाण है तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देखिए क्यों नहीं जाना चाहिए भाई। तो क्या ये एक वोट बैंक था आपका, जिसकी वजह से यदि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनको बचाने के लिए क्या? तो और ये सब जो याचिका करता है मनोज जी, और जो दलीलें दे रहे थे, वो उनको भी पता था कि फैसला क्या आना। आप देखिए फैसला आने वाला था तो याचिका करता खुद ही नहीं गए, जो एक एनजीओ वाले हैं, उन्हें मालूम था कि भाई हम कैसा फैसला आना, क्योंकि सच्चाई सब जानते हैं। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश सब तरफ से हो रही थी, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, अब तो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। यदि जो नागरिक नहीं है देश का तो वो जा रहा है, और जो है तो वो आज भी मौजूद है, अपने नाम जुड़वा सकता है। कई बार नाम कट जाते हैं, हट जाते हैं एसआईआर में, कोई नई प्रक्रिया तो थी नहीं है। और पहली बार भी नहीं हो रहा था कि मनोज जी पहली बार वोटर लिस्ट में नाम आपके हट गए। कांग्रेस शासनकाल में सर्वाधिक हुए हैं, आप बताइए कि 6 से 8 बार तो उनके शासनकाल में हुए, कईयों के नाम कट जाते थे, कईयों के जुड़ जाते थे। तो ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली है। कोई चुनाव आयोग ने उसमें थोड़ा सा विस्तार किया है, और ज्यादा कोई ऐसा नहीं किया कि आपको वही कर दिया, और शुद्धता लाने के लिए कुछ थोड़ा सा विस्तार दिया है, उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया, लेकिन वो भी दायरे में किया है, दायरे से बाहर जाकर नहीं किया। तो अब ये जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं पंचर हो गया। अब उसको एक तरह से, अब कोई गलती जैसे कह देते हैं ना, एक बार झूठ बोल दिया आपने तो स्वीकार इतनी जल्दी से नहीं करता आदमी, वो एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलता है। नहीं साहब ये हो गया, अब ये कहा जा रहा है कि साहब जो रह गए थे उनका क्या होगा? भाई उनका होगा ना, नाम जुड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको, या चुनाव आयोग ने उनको बाहर तो नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि आपका नाम कट गया मनोज जी, आपका एक जगह से नाम कट गया, आप प्रक्रिया के तहत आप उस समय दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, कोई जानबूझकर नहीं गया, तो अब आपके पास मौका है ना, आप जाइए अपना नाम जुड़वा लीजिए वोटर लिस्ट में। वो तो हर साल चलने वाली प्रक्रिया, साल में 2 बार होती है अब तो वो। लेकिन खिलावन की बात वही है ना कि एक तो टाइम बम पे बैठे हैं ना हम, क्योंकि देखिए सरकार ने भी 2 फैसले बड़े हुए हैं, उसको इसलिए जोड़ा जाना चाहिए कि ठीक है नागरिकता की बात इस एसआईआर में नहीं है, लेकिन एक जो कमेटी बना दी है अभी अमित शाह की अध्यक्षता में, कल ही अमित शाह राजस्थान बॉर्डर पे पहुंचे तो आज उन्होंने एक आदेश दिया गृह विभाग ने कि बॉर्डर इलाके में सीमा से जो जहाँ बाढ़ है उससे 15 किलोमीटर के इलाके में जो भी अवैध निर्माण है उसको ढा दिया जाए। तो आपको जब ये इस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, 7 देशों से हमारी सीमा लग रही है, हर तरफ हमारे दुश्मन बैठे हुए, इक्का दुक्का अगर देश को छोड़ दें, तो अगर हम घुसपैठियों की चिंता करेंगे और केवल इसी आड़ में कि वोटर लिस्ट को घुसपैठियों से जोड़कर, या हम उसको केवल इतना भर मान लें कि साहब ये वोटरों के नाम काटने की प्रक्रिया जानबूझकर किसी एक पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, तो ये तो ठीक उचित नहीं कहा जाएगा ना, क्योंकि केरल का नतीजा भी हमने देखा, तमिलनाडु का नतीजा भी हमने देखा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई वो किसी विशेष पार्टी को चुनाव जिताने के उद्देश्य से नहीं की गई थी, बल्कि विशुद्ध रूप से मुझे लगता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जो है सही मतदाताओं को मतदाता सूची में स्थान देना और जो गलत मतदाता है उनको बाहर निकालने का काम था। लेकिन मुझे लगता है कि शुरू में आपने देखा होगा मनोज जी कि चुनाव आयोग लगभग निरंकुश होकर काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने याचिका लगाई उसके बाद
कई छोटे छोटे आदेश अलग अलग समय पर जारी किए गए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि इसमें सुधार तो आया है। याचिकाकर्ता भले ही आज चुनाव आयोग के इसी के जो है एसआईआर की प्रक्रिया को वैधानिक बता दिया है, लेकिन जो छोटे छोटे आदेश जारी हुए थे उससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भी कुछ गलतियां कर रही थी। जैसे बिहार की उदाहरण ले लें हम, बिहार में 60 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए। चुनाव आयोग के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में आदेश याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जो 60,000 मतदाता हैं उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार है। बल्कि आपने देखा होगा उसके बाद ही जो बूथ लेवल ऑफिसर थे या चुनाव जो राजनीतिक दलों के द्वारा भी बीएलए नियुक्त किए गए सिर्फ इसलिए कि जो इस तरह की प्रक्रिया है उसमें दस्तावेजी जो संगतियां हैं उसको जो है दूर कर सके। आप जानते हैं हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं और दस्तावेज में जो उल्लेखित है उसको कितने समझ पाते हैं और कितना उसमें अपने आप को अपना पक्ष रखना है। नहीं, लेकिन खिलावन जी थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं कि हमारे इतने समझदार लोग हैं कि अगर उनको लाडली बहना का लाभ लेना तो वो सारे कागज दुरुस्त रखते हैं। अगर उनको उज्ज्वला गैस चाहिए सारे कागज दुरुस्त मिलेंगे। अगर उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि चाहिए तो वो सारे कागज 3 पुस्तकों के ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन जहां उनको कागज नहीं दिखाना है तो वहां उनके लिए 50 बहाने होते हैं उनके पास। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं उसमें उल्लेख करना चाहता भाई सीए एनआरसी में हुआ था ना, कागज नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखा रहे हैं ना कागज कि आपको शौचालय लेना है, आपको राशन लेना है, आपको मकान लेना है, आपको आयुष्मान लेना है, लाडली बहना का लाभ लेना है। एजेंट बैठे हैं मनोज जी, एमपी ऑनलाइन के एजेंट बैठे हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता है तो उपभोक्ता या हितग्राही खुद उनके पास चले जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, 2, 4, 500, 1000, 2000 का नोट देके अपना काम करवा लेते। लेकिन ये चुनाव अभी ऐलान कर दो 15-15 हजार रुपए देंगे जो नागरिक होगा देश जो मतदाता रहेगा उनको पैसा दिया जाएगा। वो भले 15,000 के लिए 50,000 खर्चा कर लेगा। जो मतदाता रहेगा उसको पैसा दिया जाएगा। ऐलान कर दो, सब लोग लाइन लग जाएंगे, सब लोग अपने अपने मतदाता सूची में सही नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कह रहा हूँ, 11 दस्तावेज से 12वां दस्तावेज जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हालांकि आपने कहा कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, 160 लाख करोड़ की, उसके पीछे कारण ही है ना कि जो लोग बड़ी संख्या में हर जो मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनके परिवार का आदमी अगर उनको ये करना हो कि बैंक खाते में अगर उनके पिताजी, माताजी, दादी, चाचा, ताऊ मर गया, उनके नाम कोई संपत्ति छोड़ गया है, तो वो पहले दिन जाके बैंक की कार्रवाई पूरी कर लेंगे, कागजी कार्रवाई, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके सब कुछ। लेकिन वो ये आधार कार्ड में कभी ये नहीं जाएंगे कि भैया इस आधार कार्ड को निरस्त कर दिया जाए, इनकी निधन हो गया है। ये एक सबसे बड़ा संकट है ना, वो भी एक कारण है मनोज जी। और आपने देखा बहुत सारे मामले आते हैं, आप भी देखते हो कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर किस तरह से अपराध किए जा रहे हैं। बिल्कुल, फर्जी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अरे कौन सा दस्तावेज फर्जी नहीं बन रहा है आज के युग में? कौन सा दस्तावेज? हमने देखा जब अटल जी का प्रधानमंत्री, अटल जी का जिसको सबसे महत्वपूर्ण ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, अटल जी का प्रधानमंत्री रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस इसी इंदौर में बन गया था, हमने तो ये भी देखा था। बहरहाल मुद्दा ये ऐसा है क्योंकि सबसे दुख की बात इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि एक पार्टी का नेता ये तो कहता है कि संसाधनों पे हक अल्पसंख्यकों का पहले, लेकिन उस पार्टी के नेता ये क्यों नहीं कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के लोगों का है। और इसलिए फिर वो कभी एसआईआर को घुसपैठियों से जोड़ देते हैं, कभी मामला कहीं और ले जाने लगते हैं। तो अगर वो देश के संसाधनों की चिंता करें, देश के लोगों की चिंता करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसआईआर यानी स्टेट इंक्वायरी रजिस्टर को हरी झंडी दिखाकर साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की शुद्धता सर्वोपरि है। 7 करोड़ 41 लाख फर्जी नामों का वोटर लिस्ट से कटना कोई मामूली प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। इस बात का सबूत है कि हमारे सिस्टम के भीतर एक बहुत बड़ी दीमक लगी हुई थी जो देश के अगली नागरिकों के हक पर डाका डाल रही थी। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, वोट बैंक का नफा नुकसान अपनी जगह हो सकता है, लेकिन जब बात राष्ट्र की संप्रभुता की आती है तो वहाँ कोई समझौता नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शक्ति भी दी है और शर्तों का दायरा भी तय किया है। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है
कि वह शक्ति का इस्तेमाल इतनी पारदर्शिता से करे कि किसी भी विदेशी घुसपैठियों को भारत का भाग्य तय करने का मौका ना मिले, और इसके साथ ही किसी भी असली हिंदुस्तानी को अपनी ही सरजमी पर बेगाना ना होना पड़े। और विपक्ष को भी अब हंगामे की राजनीति छोड़कर देश हित के इस बड़े शुद्धिकरण अभियान का सम्मान करना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।